हेलो दोस्तों, तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिन का सामना मिस लिमी से हो गया था, जहां वांगलिन आसानी के साथ उसकी इल्यूजनरी डाउ को शटर कर देता है। इस बात पर लिमी ने गुस्से में आकर अपने पास से एक रिसेंटमेंट सोल निकाल ली थी, जो कि वांगलिन पर बार-बार हमला करते उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर रही थी। वांगलिन भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि इस रिसेंटमेंट सोल से मेरा कोई ना कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूँ मेरा दिल, दिमाग और सोल इस रिसेंटमेंट सोल से जुड़ी हुई है। इसलिए वो लिमी से सवाल करते पूछता है कि आखिर तुमने इसमें क्या डाला। लिमी वांगलिन को जवाब देते हुए कहती है कि इस रिसेंटमेंट सोल को बनाने के लिए मैंने तुम्हारे सोल ब्लड का इस्तेमाल किया था, जो कि पिछली बार सुजाकू टॉम के बाहर मुझे मिल चुका था। वांगलिन यहाँ ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो लिमी को हर हाल में चांस से मारना चाहता है, लेकिन लिमी का मास्टर उसे अपने साथ बचाते वहाँ से ले गया था। वांगलिन ये देखकर एक पावरफुल स्लैशर एक्स उस पर हमला कर देता है। जिस सोड एनर्जी को देखकर तो मास्टर हुआन वुकिंग काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो अपने एक दोस्त से मदद मांगता है, जो कि पहले तो वांगलिन को रोकने वाला था, लेकिन जब वो वांगलिन के थंडर बीस्ट को देखता है तो उसे लगता है कि वांगलिन शायद सेलेस्टियल थंडर हाल से है, इसलिए वो माफी मांगते हुए फौरन वहाँ से भाग गया। दूसरी तरफ वांगलिन भी आखिरकार हुआन क्लैन के बाहर पहुंच जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वांगलिन अपने थंडर ड्रैगन के साथ यहाँ पर कह रहा था कि हुआन क्लैन के लोगों लिमी को मेरे हवाले कर दो, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। जो सुनकर तो वो सब काफी जरा घबरा जाते हैं, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ मास्टर हुआन वुकिंग को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने हुआन क्लैन की ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी। इसलिए वो वांगलिन से कह रहा था कि ना मुराद इंसान, क्या तुम जानते भी हो कि ये हमारी हुआन क्लैन की ग्रैंड फॉर्मेशन है, जो कि पिछले 10,000 साल से टिकी हुई है। तुम इसे ऐसे ही तोड़कर नहीं आ सकते। जब एक बार तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ दो, उसके बाद ऐसी बात करना। वांगलिन भी उसकी ये बात सुनकर अपनी खून की कतरे को बाहर की तरफ निकालते हुए अपने गोल्डन थंडर बीस्ट के एक सील को अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत इंक्रीज हो गई। और ये करते साथ ही वांगलिन का खतरनाक थंडर बीस्ट तेजी से आगे की तरफ बढ़ते फौरन से ग्रैंड फॉर्मेशन पर हमले करने लगा, जो देखकर हुआन क्लैन के लोग तो काफी ज्यादा घबरा गए थे। वो यहाँ पर अपने लीडर से सवाल करते हुए कह रहे थे कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज लिमी को उसके हवाले कर दीजिए। वो वैसे भी एक आउटसाइडर है, सिर्फ एक आउटसाइडर के लिए इस तरह का खतरा मोल लेना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इस थंडर बीस्ट को देखकर उन सबको डर लग रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि वांगलिन थंडर सेलेस्टियल हाल से ही है। दूसरी तरफ मास्टर हुआन वुकिंग भी उनकी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए अपनी एनर्जी अनलीश करके उन्हें पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ। जो कहते हुए वो वांगलिन की तरफ देखकर अपने मन ही मन में कह रहा था कि वांगलिन के पास सोड एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक है। जब तक ये लड़का उन निर्वाणा क्लेंसिंग सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस ग्रैंड फॉर्मेशन पर हमला नहीं करता, ये इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएगा। और अगर इसने उन निर्वाणा क्लेंसिंग सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते इस ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ा, उसके बाद तो इस लड़के को मैं आसानी के साथ जान से मार सकता हूँ, अगर इसके पास वो सोड एनर्जी ना हो। मुझे लगता है कि इस लड़के का सबसे बड़ा ट्रेजर वही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन भी अपनी इल्यूजनरी यिन पपेट को बाहर की तरफ निकाल के आता और उसका इल्यूजनरी यिन पपेट भी थंडर बीस्ट के साथ मिलकर उस ग्रैंड फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगा, जो देखकर तो हुआन क्लैन का ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो फिर से मास्टर हुआन वुकिंग के पास आते हुए कहता है कि लीडर प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, वो लड़की हमारे क्लैन की नहीं है, उसका सरनेम भी अलग है। सिर्फ एक ऐसी लड़की के लिए अपने पूरे क्लैन को सैक्रिफाइस करना, क्या आपको ये सही लगता है? ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं। जिस पर हुआन वुकिंग यहाँ उससे पीछे की तरफ धकेलते हुए गुस्सा होकर कहता है कि तुम बेवकूफ हो, जो तुम्हें समझ नहीं आता कि ये इंसान हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि इस ग्रैंड फॉर्मेशन को हमारे एंसेस्टर्स ने बिछाया था। जो फॉर्मेशन इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इस लड़के का ये थंडर बीस्ट या फिर इसका इल्यूजनरी यिन पपेट ये चाहकर भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वांगलिन भी दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर कहता है कि हाँ, ये बात तो तुमने सही कही कि तुम्हारे हुआन क्लैन का ये ग्रैंड फॉर्मेशन वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर सोचो कि अगर मैं इस सोड एनर्जी का इस्तेमाल करूँ तो तब भी क्या तुम्हारी ये ग्रैंड फॉर्मेशन टिक पाएगी। और ये कहते वांगलिन ने अपनी इमोर्टल सोड को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिससे काफी खतरनाक एनर्जी निकलती हुई आसमान को छू रही थी। और हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर उसी सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैशर एक्स से फिर से उस ग्रैंड फॉर्मेशन पर हमला कर देता है, जिसे देखकर तो हुआन वु क्लैन वाले घबरा गए थे। इवन कि मास्टर हुआन वुकिंग की भी आंखें पटी की पटी रह गई थी, क्योंकि ये स्लैशर एक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर हुआन वुकिंग भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ स्लैशर एक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो इस फॉर्मेशन को बचा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खौफ के मारे अब ग्रेट एल्डर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो खुद वांगलिन के सामने आते हुए हार मानकर कहता है कि लड़के मैं हूँ हुआन फेंगशन, जो कि हुआन क्लैन का ग्रेट एल्डर है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारा और मास्टर हुआन वुकिंग का आपसी मामला है। हमारा हुआन क्लैन इस मामले में बीच में इंटरफियर नहीं करेगा, यानी कि वो मास्टर हुआन वुकिंग की मदद नहीं करेगा। बदले में बस सिर्फ हमें तुमसे इतना ही चाहिए कि तुम इस मामले को समझो और हम लोगों पर रहम करो। ये सब सुनकर मास्टर हुआन वुकिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि डरपोक, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे क्लैन में इतने डरपोक लोग होंगे। और ये कहते वो गुस्से के साथ फौरन अपने पास एक इमोर्टल रेलिक निकाल लेता है, जिसे ब्लेस्ड जेड स्लिप के नाम से भी जाना जाता था। इसके अंदर यहाँ हुआन क्लैन के एंसेस्टर की सोल थी, जिनकी ताकत काफी ज्यादा खतरनाक। यहाँ पर उनके प्रेशर से हम देखते हैं कि वांगलिन पीछे की तरफ धकेला गया, उसके हाथ से उसकी इमोर्टल सोड भी गिर चुकी थी। साथ ही साथ उस एंसेस्टर का एक डिवाइन फिगर यहाँ वांगलिन के सामने आ जाता है, जो डिवाइन फिगर साइज में काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था। उसके 6 हाथ थे। यहाँ पर उसे देखते हुआन वुकिंग कहता है कि ब्लेस्ड जेड स्लिप, इस लड़के को जान से मार डालो। और ये सुनती वो डिवाइन फिगर फौरन अपने हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा पिलर अटैक वांगलिन पर चल देता है। जिस सेलेस्टियल पिलर अटैक का
प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वांगलिंग भी उसके सामने बहुत ही मुश्किल से टिका हुआ है। इसलिए हुआन वुकिंग यहाँ वांगलिंग पर हंसते हुए कहता है कि लड़के, सिर्फ उन पावरफुल सोर्स एनर्जी के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ट्रेजर नहीं है? लगता है कि उन एनर्जीज के अलावा तुम्हारे पास दूसरी कोई भी पावरफुल ट्रिक नहीं। जो सुनकर तो वांगलिंग स्माइल करने लगता है और वो धीरे धीरे खड़ा होने लगा। जहाँ हम देखते हैं कि वांगलिंग गुस्से के साथ मास्टर हुआन वुकिंग की तरफ देखता है। उसकी आंखें लाल होने लगी। साथ ही साथ वांगलिंग का ऑरा भी चेंज हो रहा था। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वांगलिंग की बॉडी के आसपास एंशिएंट डेविल की एनर्जी आ रही हो। ये करते साथ ही वांगलिंग चिल्लाते हुए कहता है कि स्कैटर डेविल बाहर आओ और मेरी मदद करो। वांगलिंग का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि स्कैटर डेविल का हॉर्न बाहर की तरफ समन हो गया, जो कि हवा में मौजूद उस डिमोनिक पिलर अटैक के आर पार गुजर जाता है। जो देखकर तो मास्टर हुआन वुकिंग भी हैरान हो गया था कि आखिर ये लड़का वांगलिंग किसकी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। ये एनर्जी वांगलिंग की तो नहीं लग रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग के सोल्सी के अंदर स्कैटर डेविल को वांगलिंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था, जो कि वांगलिंग से कह रहा था कि मेरा तो दिल कहता है कि मैं तुम्हारे हजारों टुकड़े कर दूं। मैं तो तुमसे बेइंतहा नफरत करता हूँ, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे मदद मांगने की? और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? जो सुनकर वांगलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी बॉडी पर लगे हुए बेलुओं के सील की वजह से तुम भी मेरे साथ साथ खत्म हो जाओगे। और हाँ, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो जब ये बैटल खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हारी फ्रीडम लौटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पर आजादी का सुनकर आखिरकार स्कैटर डेविल भी वांगलिंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि उसने वांगलिंग की बॉडी पर काबू करना शुरू कर दिया, जो करने की वजह से वांगलिंग की बॉडी के आसपास एंशिएंट डेविल की एनर्जी काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने लगी। साथ ही साथ वांगलिंग देखते देखते ट्रांसफॉर्म होने लगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि वांगलिंग दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। उसमें डेविल की पावर आ चुकी थी। इस वक्त यहाँ पर वांगलिंग की बॉडी को वांगलिंग नहीं बल्कि स्कैटर डेविल की सोल कंट्रोल कर रही थी और हम देखते हैं कि वो जैसे वांगलिंग की बॉडी पर काबू पाती है, वो मुस्कुराते हुए फिर से एक पावरफुल अटैक तैयार करके सीधे से ग्रैंड फॉर्मेशन पर हमला कर चुका। जिन अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर हुआन वुकिंग ने उस ग्रैंड फॉर्मेशन के आसपास यहाँ हेमन गेट भी क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से वो उन अटैक्स को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। मगर साथ ही साथ वो अपने मन ही मन में घबराते हुए कह रहा था कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया? इस लड़के की एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? वांगलिंग की बॉडी में इस वक्त हेमन तक पहुंचने वाली डेविल एनर्जीज है। सामने की तरफ मौजूद स्कैटर डेविल भी यहाँ ऑरा फार्मिंग करते हुए कुल तरीके से मुस्कुरा रहा था, जो देखकर सामने की तरफ मौजूद हुआन वुकिंग भी अपने मन में कह रहा था कि आखिर इस लड़के के पास और कितनी डिवाइन एबिलिटीज है जिसे इसने छुपा कर रखा है। पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कहती हुआन वुकिंग ने सबसे खतरनाक अटैक को जनरेट करना शुरू कर दिया, जहाँ वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि स्पिरिट अराइज। इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ उस डिवाइन फिगर के हाथों में काफी खतरनाक एनर्जी इकट्ठा होने लगी, जहाँ मास्टर हुआन वुकिंग बता रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पूरे के पूरे प्लेनेट की यान हुआन की स्पिरिचुअल फोर्स एक जगह पर इकट्ठा कर सकता हूँ और उसे अटैक के लिए इस्तेमाल करूंगा और वो तुम्हें मारने के लिए काफी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी का वाकई में वहाँ पर एक बवंडर क्रिएट हो रहा था। पूरे के पूरे प्लेनेट की यान हुन की स्पिरिट एनर्जी इसी तरफ फ्लो कर रही थी, जिससे कई सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर खराब हो जाएंगे, बहुत सारे मैजिकल बीस्ट मारे जाएंगे, जबकि बाकी के क्लैन वालों को भी हुआन वुकिंग पर गुस्सा आएगा, जो कि सही भी था क्योंकि हम देखते हैं कि क्यान क्यू से भी दूर से ये सब देखते हुए गुस्से के साथ कहता है कि इस बेवकूफ ने हमारे प्लेनेट के इतने सारे स्पिरिचुअल वेन्स डिस्ट्रॉय कर दिए सिर्फ एक अटैक को जनरेट करने के लिए। बेवकूफ हुआन वुकिंग, अगर तुम इस आदमी से बच गए तो उसके बाद मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से जान से मार डालूंगा। क्यान क्यू से ये कह रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर हुआन वुकिंग ने यहाँ सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करते हुए एक बड़े से लोटस अटैक में कन्वर्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग की बॉडी के अंदर मौजूद स्कैटर डेविल भी ये देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये तो इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है, जो कि एंशिएंट डीमन क्लैन की एक ब्रांच डिवाइन एबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं। तुम इस टेक्निक को लेकर मेरे सामने फ्लेक्स कर रहे हो और ये कहती यहाँ स्कैटर डेविल ने सिर्फ एक हाथ के इशारे से यहाँ उस अटैक को हवा में फ्रीज कर दिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसका ये डेविल और पूरे के पूरे यहाँ क्यान हुआन प्लेनेट में फैल चुका था, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज रह गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कैटर डेविल ये कहते साथ ही ऊंची आवाज में कहता है स्टार सोल एक्सट्रैक्शन, जो कहते हुए स्कैटर डेविल जोर जोर से इवल्स की तरह हंस रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्लेनेट क्यान हुआन की धरती यहाँ फटने लगी और उसके अंदर से एक सोल निकलते हुए बाहर की तरफ आ रही थी। साथ ही साथ स्कैटर डेविल हुआन वुकिंग से कह रहा था कि तुमने पूरे के पूरे प्लेनेट की सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी ही इकट्ठा की ताकि तुम उसका इस्तेमाल करते हुए मुझ पर हमला कर सको, जबकि मैं इस प्लेनेट के स्टार सोल को आसानी के साथ सिर्फ एक हाथ के इशारे से समन कर सकता हूँ। इस प्लेनेट के स्टार सोल को देखकर तो हुआन वुकिंग की आंखें भी फटी की पटी रह गई थी, जबकि सोल्सी के अंदर मौजूद वांगलिंग भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि स्कैटर डेविल ने सिर्फ एक हाथ के इशारे से इस प्लेनेट के स्टार सोल को समन कर लिया, जिसे अगर उससे खत्म कर दिया तो यहाँ प्लेनेट के अनहुन पर मौजूद जितनी भी जिंदगी है वो सारी खत्म हो जाएगी, यानी कि वो इस पूरे प्लेनेट को सिर्फ एक हाथ के इशारे से खत्म करने की ताकत रखता है। ये सेकंड स्टेप कल्टीवेशन स्टेज की पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कैटर डेविल भी यहाँ स्टार सोल का अपने लिए इस्तेमाल करने लगा, जहाँ उस पर काबू करते हुए अपनी एनर्जी को उसके अंदर फ्लो करवाने लगा और चूंकि स्कैटर डेविल ने उस स्टार सोल को पूरी तरीके से अपनी एनर्जी के कंट्रोल में ले लिया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो आसानी के साथ उस लोटस अटैक को डिस्ट्रॉय करवा देता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा की पूरा प्लेनेट की अनहुन इस वक्त स्कैटर डेविल के इशारों पर नाच रहा था। वो यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए प्लेनेट की अनहुन के अंदर से
कुछ विंग्स को बाहर की तरफ समन कर लेता है जो कि उस डिवाइन फिगर को शटर कर देते हैं। जबकि इन टेरिफाइंग विन अटैक्स की वजह से पूरा की पूरा हुआन क्लैन ही हिल चुका था। वहाँ के एल्डर्स बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, जो सब देखकर स्कैटर डेविल यहाँ चुटकी बजाते हुए स्टार सोल को वापस से धरती के अंदर बेचने लगा। जिस तरह से हर एक चीज दोबारा से नॉर्मल होने लगती है, हुआन वुकिंग भी बुरी तरीके से घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। वो देखते हैं कि उसका इमोर्टल रेलिक ब्लेस्ड जेड स्लिप भी हार चुकी थी, जो देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि ये ब्लेस्ड जेड स्लिप हवा में जाते हुए शटर कर गई, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और इस एक्सप्लोजन के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल ट्री बन चुका था, जो कि हुआन क्लैन को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिसे देखकर ग्रेट एल्डर अपने मन में याद करते हुए कह रहा था कि हमारे एंसेस्टर ने बताया था कि अगर ये ब्लेस्ड जेड स्लिप कभी हार भी गई, तब भी ये आखिरी बार शटर होते ही फाइनल डिफेंसिव डिवाइन एबिलिटी क्रिएट कर लेगी, जो कि हुआन क्लैन को प्रोटेक्ट कर सके। मैंने सोचा नहीं था कि वो डिवाइन एबिलिटी इस तरह की कोई ट्री फॉर्मेशन होगी। पर दूसरी तरफ भाई हम देखते हैं कि स्कैटर डेविल ये देखकर जरा से भी परेशान नहीं होता, उल्टा वो मुस्कुराते हुए यहाँ अपने मेंस का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री पर हमला करने लगा ताकि वो उसे जल्दी से शटर कर सके। अंदर मौजूद ग्रेट एल्डर जानता था कि ये डिफेंसिव ट्री भी हमें ज्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं रख पाएगी, इसलिए वो यहाँ हुआन वुकिंग से कहने लगा कि मास्टर प्लीज हमारी बात को समझे, हमें ल्यूमी को उसके हवाले करना होगा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि स्कैटर डेविल मुस्कुराते हुए धीरे धीरे करके यहाँ स्पिरिचुअल ट्री के अंदर क्रैक्स ला रहा है, यानी कि ये डिफेंसिव स्पिरिचुअल ट्री फॉर्मेशन भी ज्यादा देर टिकने नहीं वाली। इसलिए हुआन वुकिंग यहाँ ल्यूमी की तरफ देखते हुए कहता है कि ल्यूमी, जिस दिन से तुम हुआन क्लैन में एंटर की हो, तब से लेकर अब तक मैंने तुम्हारा काफी अच्छे से ध्यान रखा है। अगर तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास है और तुम मेरे एहसानमंद हो, तो अपने डाउ रैल्म को मेरे सामने सरेंडर कर दो। मुझे तुम्हारा डाउ रैल्म चाहिए, क्योंकि मैं बस सिर्फ उसी का इस्तेमाल करते हुए इस फाइट को आखिरी दम तक लड़ सकता हूँ। मिस ल्यूमी भी दूसरी तरफ अपने मास्टर की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि जिस दिन से मैंने हुआन क्लैन में कदम रखा है, आपने मेरा ख्याल रखा सिर्फ इसीलिए ताकि एक दिन आप मेरे रैल्म को डिवोट कर सको। इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी, आप किसी न किसी दिन बिना मेरी मर्जी के भी ये काम करने ही वाले थे। सही कहा ना मैंने? जिस पर मास्टर हुआन वुकिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमारे हुआन क्लैन के पास सिर्फ फॉर्मलेस डाउ है या फिर हेवनली डेविल डाउ, जो दोनों ही सही कल्टीवेशन के रास्ते नहीं है। हमारा हुआन क्लैन किसी समय में बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, इवन इतना ताकतवर कि वो थंडर सेलेस्टियल रैल्म से भी ज्यादा खतरनाक था, और वो मुमकिन हो पाया हुआन क्लैन की डोमिनेटेड सुप्रीम रैल्म की वजह से, जिसे फॉर्मलेस हेवनली डेविल डाउ के नाम से जाना जाता है, और वो पिछले 10,000 साल से हमारे हुआन क्लैन से गायब हो चुकी। जो कहते साथ ही अचानक मास्टर हुआन वुकिंग अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए मिस ल्यूमी से उसके रैल्म को छीनना शुरू कर देता है, जहाँ वो साथ ही साथ बता रहा था कि एक लंबी तलाश के बाद आखिरकार मुझे तुम मिली, इकलौती वो इंसान जिसके पास फॉर्मलेस हेवनली डेविल डाउ है, इसलिए मुझे तुम्हें हर हाल में डिवोर्स करना होगा। सिर्फ तुम्हें डिवोर्स करने के बाद ही मेरे पास वो फॉर्मलेस हेवनली डेविल डाउ डोमेन आ सकी है, और मैं अपने हुआन क्लैन को दोबारा से ऊंचाइयों तक लेकर जा पाऊंगा। ये सब सुनकर दूसरी तरफ मिस ल्यूमी जानती थी कि अब उसके पास रास्ता नहीं बचा, वो जल्दी यहाँ पर मरने वाली है, इसलिए वो भी इस बात के लिए एग्री हो गई थी। लेकिन वो मास्टर हुआन वुकिंग से कहती है कि मुझसे 2 बातों का वादा करो, जिस पर मास्टर हुआन वुकिंग सवाल करते पूछता है कि बताओ कि वो क्या है। इस पर मिस ल्यूमी जवाब देते हुए कहती है कि पहला प्रॉमिस मुझे ये चाहिए कि आप वांगलिंग को चांद से मार डालोगे, और ये कहते हुए अपने पास से पोटली निकालते हुए यहाँ मास्टर हुआन वुकिंग की तरफ भेजते हुए कहती है कि एक बार जब वांगलिंग चांद से मारा जाए तो स्टोरेज बैग को आजाद कर देना, और दूसरे प्रॉमिस के तौर पर वो कहती है लेकिन अगर वांगलिंग ना मरा तो ये स्टोरेज बैग उसे ही दे देना। जो सुनकर हुआन वुकिंग जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो कर सका वो करूंगा। ये कहती वो फिर से मिस ल्यूमी के डाउ रैल्म को जबरदस्ती उससे छीनना शुरू कर देता है, जिससे मिस ल्यूमी को तो तकलीफ हो रही थी, क्योंकि हुआन वुकिंग की पावर्स तो बढ़ रही थी, इसलिए वो खुशी से जोर जोर से इबर्स की तरह हंसने लगा। मिस ल्यूमी की तो जान जा रही थी। वांगलिंग भी अपने सोच से ये सब देख रहा था, जहाँ पर वो ये सब देखते हुए कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि मिस ल्यूमी की ताकत इतनी जल्दी हेवन तक पहुँच चुकी थी। इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी आखिर इसका क्या फायदा हुआ? जिस मास्टर ने उसे ताकतवर बनाया उसी ने उसकी जान ले ली। सही कहा जाता है कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं। यहाँ आखिरकार हम देखते हैं कि मिस ल्यूमी मारी गई, उसकी लाश जमीन पर आ गिरती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर उसी लम्हे स्कैटर डेविल गॉड भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उस बड़े से ट्री फॉर्मेशन को चकनाचूर कर देता है। जिस फॉर्मेशन को चकनाचूर करने के बाद स्कैटर डेविल तो फिर से नीचे की तरफ आ गया था, जहाँ धुआं हटने के बाद वो देखता है कि मिस ल्यूमी तो ऑलरेडी मर चुकी है, उसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। जो देखकर वो कहता है कि ये तो पहले ही मर चुकी, पर ये कहती है अचानक से उसकी नजर हुआन वुकिंग पर पड़ जाती है, जिसकी ताकत बढ़ रही थी, और ये स्कैटर डेविल गॉड को एक्साइटेड कर देती है। वो हुआन वुकिंग के साथ फाइट करने के लिए फिर से उसकी तरफ बढ़ चला, जहाँ स्कैटर डेविल तो हुआन वुकिंग को पंच करने वाला था, पर तभी अचानक हुआन वुकिंग अपनी आंखें ऊपर कर देता और उसकी ताकत अचानक से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके प्रेशर के कारण स्कैटर डेविल पीछे की तरफ धकेला जाता है। धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआन वुकिंग का डाउ रैल्म चेंज होने लगा, और वो ट्रांसफॉर्म होते हुए फॉर्मलेस हेवनली डेविल डाउ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो किसी जायंट ब्लडी लोटस की तरह दिखाई दे रहा था, और वो धीरे धीरे करके यहाँ हुआन वुकिंग को निकल जाता है। ये सीन काफी जरा अजीब था। हम देखते हैं कि हुआन वुकिंग की इंसानी बॉडी खत्म हो गई थी, और वो धीरे धीरे करके एक डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगा। इसे फॉर्मलेस एंशिएंट डेविल के नाम से जाना जाता है। जो सबसे ऊपर की तरफ मुझे स्कैटर डेविल मुस्कुरा कर देख
रहा था। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर को भी ये सब देखकर काफी अजीब लग रहा था। तभी अचानक मिस ल्यूमी की दी हुई पोटली यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ गिरी, जिसे ग्रेट एल्डर उठा लेता है। दूसरी तरफ मास्टर हुआन वुकिंग यहाँ एक नया डेविल फॉर्म में आ चुका था और वो खुश होते हुए कह रहा था कि हम इंसान भी इस फॉर्मलेस हेवनली डेविल डाउ का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक डेविल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मलेस डेविल है, यानी अब मेरी कोई फिजिकल बॉडी नहीं, मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ। मैं दुनिया में जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया मेरे एंसेस्टर की डाउ टेक्निक की वजह से, हमारे हुआन क्लैन की सबसे खतरनाक डाउ की वजह से। फॉर्मलेस हेवनली डेविल डाउ जो कि काफी अर्से तक खोई हुई थी और आखिरकार वो हमारे हुआन क्लैन में वापस लौट आ गई। ये सब कहते हुए मास्टर हुआन वुकिंग तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर स्कैटर डेविल भी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि वाकई में तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंसानी कल्टिवेटर भी खुद को फॉर्मलेस डेविल में बदल सकते हैं। तुम इस वक्त एंशिएंट डेविल के एक बच्चे की तरह हो जो कि अभी पैदा हुआ है, जो कि फ्यूचर में जाकर एक जेन्युइन डेविल गॉड भी बन सकते हो। और ये कहती है अचानक स्कैटर डेविल की आंखों में एक लालच आ गई थी, जहाँ वो खुश होते हुए कह रहा था साथ ही साथ तुम एक बहुत ही सारा काम के सप्लीमेंट हो, तुम्हें खाकर तो मेरी ताकत और भी जरा बढ़ जाएगी। जो सब कहते हुए स्कैटर डेविल गॉड अपने थ्रोन पर काफी कुल तरीके से बैठा हुआ था और वो फिर से वांगलिंग की बॉडी से बाहर की तरफ निकलते हुए एक स्पिरिट फॉर्म में हुआन वुकिंग को जाकर एक जोरदार किक कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधा जाकर जमीन से टकरा गया। इसके बाद स्कैटर डेविल गॉड उससे बार-बार पंच करने लगा। ये सब देखकर हुआन वुकिंग भी फौरन अपने पंचों के अंदर उसे जकड़ लेता है, जो देखकर स्कैटर डेविल गॉड खुश होते हुए कहता है कि अब मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते हुए वो फौरन से अपने डिवाइन फॉर्म में आ गया। यहाँ डिवाइन फॉर्म में आते ही फौरन से स्कैटर डेविल गॉड यहाँ मास्टर हुआन वुकिंग को काटना शुरू कर देता है ताकि वो उसे खा सके। मास्टर हुआन वुकिंग तो दर्द से चिल्ला रहा था, जबकि दूसरी तरफ स्कैटर डेविल गॉड खुश होते हुए उसे खाते हुए कह रहा था कि तुम अभी डिमोनिक पाथ पर इंटर किए हो। पर तुम बेवकूफ को ये मालूम नहीं था कि सारे के सारे डेविल्स खुद को ताकतवर करने के लिए एक दूसरे को खाते हैं और तुम तो बिल्कुल एक ताजे बच्चे की तरह हो जिसे खाना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। ये कहते स्कैटर डेविल गॉड ने यहाँ पर अपने पंचों का इस्तेमाल करते मास्टर हुआन वुकिंग की बॉडी को बीच में से छीन दिया, जिसकी वजह से मास्टर हुआन वुकिंग छोटी-छोटी एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका था और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगा। लेकिन स्कैटर डेविल गॉड उसे जाने नहीं देता, बल्कि वो यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हुए सारी एनर्जी को वापस अपने मुंह की तरफ खींचने लगा। साथ ही साथ वो खुश होते हुए कह रहा था कि तुम जैसा एक बच्चा मुझे ताकतवर करने की काफी जरूरत काम आएगा, क्योंकि तुम जैसे न्यू बॉर्न डेविल्स न्यूट्रिएंट से बड़े होते हैं। तो सब कहते हुए स्कैटर डेविल गॉड यहाँ पर सब लोगों की आंखों के सामने हुआन वुकिंग को डिवोर करके निकल जाता है। आखिर में बस सिर्फ उसके सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट बचा था, जिसे वो खुद अपने हाथों से कुचलकर जान से मार चुका। वांगलिंग भी पीछे की तरफ खड़ा ये सब देख रहा था, जहाँ वो अपने मन में कह रहा था कि हुआन वुकिंग ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी डिमोनिक पाथ पर चलने के लिए। पर इसका अंत क्या हुआ? वो जैसे ही डिमोनिक पाथ में इंटर किया फौरन से स्कैटर डेविल गॉड का खाना बन गया। ये दुनिया बहुत ही जरा अजीब है, यहाँ पर तुम जो भी बोते हो वही काटते हो, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपने कर्म से बच नहीं सकता। वांगलिंग यहाँ पर अपने मन में ये सब सोच रहा था। दूसरी तरफ स्कैटर डेविल गॉड वांगलिंग की तरफ देखते फिर से उसके सामने आ गया, जहाँ वो वांगलिंग से कहता है कि वांगलिंग मैंने तुम्हारे साथ किए हुए अपने वादे को पूरा कर दिया, मैंने तुम्हारी जान बचा ली और जहाँ तक बेलुओं की सील की बात है तो उससे डील करने का तरीका मैं खुद ढूंढ लूंगा, तब तक तुम मेरे खिलाफ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। और ये सब कहते हुए स्कैटर डेविल गॉड का स्पिरिट फॉर्म वहाँ से गायब होते वापस से वांगलिंग के अंदर चला गया। स्कैटर डेविल गॉड के जाने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग अपनी इमोर्टल सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए धीरे-धीरे यहाँ मिस ल्यूमी की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वांगलिंग मिस ल्यूमी को करीब से देखना चाहता था। मिस ल्यूमी चूंकि मर चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि उसकी फिजिकल बॉडी धीरे-धीरे करके गायब होने लगी, जो कि एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए आसमान में जाकर एक जगह पर इकट्ठा होकर फिर से ब्लास्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी यहाँ गुलाब की पंखुड़ियों में कन्वर्ट हो चुकी थी। इसी के साथ मिस ल्यूमी का किस्सा यहाँ पर खत्म हो चुका। इसी वजह से वांगलिंग का गुस्सा भी शांत हो चुका था। तभी अचानक वहाँ पर हुआन क्लैन का ग्रेट एल्डर वांगलिंग के पास आ गया, जो कि वांगलिंग से कहता है कि ल्यूमी ने मरने से पहले हुआन वुकिंग के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हुआन वुकिंग तुम्हें जान से नहीं मार पाया तो वो चाहती थी कि ये स्टोरेज बैग तुम्हें दे दिया जाए। जो बोलते वो स्टोरेज बैग यहाँ वांगलिंग के सामने ले आता है। वांगलिंग भी अपने मन में सोच रहा था कि आखिर स्टोरेज बैग के अंदर क्या है, इसलिए वो फौरन से उसे चेक करने लगा, जहाँ स्कैन करने पर वांगलिंग को जानने को मिला कि स्टोरेज बैग के अंदर एक जेड स्लिप जिसके पास में एक पेड़ जैसा ऑर्बिट पड़ा हुआ है, साथ ही साथ उसके अंदर वही रिसेंटमेंट एनर्जी भी है जिससे पिछली बार वांगलिंग पर हमला किया था। ये रिसेंटमेंट एनर्जी वांगलिंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। वांगलिंग भी दूसरी तरफ वो जेड स्लिप निकालते उसे देखने लगा, जिस जेड स्लिप में मिस ल्यूमी ने मरने से पहले अपना आखिरी मैसेज छोड़ा हुआ है और वो वांगलिंग को बताती है कि मैंने स्टोरेज बैग के अंदर एंटीडोट छोड़ा है, जिस एंटीडोट का इस्तेमाल करते हुए लीर की बॉडी से रिसेंटमेंट एनर्जी को हटा दिया जा सकता है, यानी कि मिस ल्यूमी ने उस स्पिरिट को लीर का नाम दिया था। मिस ल्यूमी साथ ही साथ ये भी बताती है कि एंटीडोट को वर्क करने के लिए कैसे कल्टीवेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि लाइटनिंग डिवाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता हो, तभी लीर की बॉडी से ज्यादा रिसेंटमेंट एनर्जी को क्लीन किया जा सकेगा। वांगलिंग मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम करो। पास में जब तुमने मेरे डाउ हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब मेरे दिल और दिमाग में गहराई तक तुमसे नफरत बढ़ चुकी थी, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे सोल ब्लड को रिफाइन करके लीर को पैदा किया। और चूंकि मैं नफरत की आग में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी तो मैंने लीर को भी इस दलदल में अपने साथ धकेल दिया। मैंने नफरत की वजह से 100 साल तक लीर की बॉडी को रिफाइन करके उसे तकलीफ पहुंचाई और उसकी रिसेंटमेंट एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, उसे कर्स बना दिया। लेकिन इस कल्टिवेशन की दुनिया में जहाँ मैं पूरी तरीके से अकेली थी, सब लोग मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे, तब सिर्फ लीर ही वहाँ पर वो
इकलौता था जो कि सच्चे दिल से मेरे साथ खड़ा था। मिस ल्यूमी जब भी खतरे में होती, लीर अपनी जान की परवाह ना करता, वो अपनी पूरी जान लगा देता मिस ल्यूमी को बचाने के लिए। जिस तरह से मिस ल्यूमी का दिल लीर के लिए पिघलने लगा, वो यहाँ वांग लिंग को बताती है कि मैंने सोचा था कि वांग लिंग जब मैं अपने हाथों से तुम्हें जान से मार डालूं, तो उसके बाद मैं लीर की बॉडी के ऊपर मौजूद रिसाइनमेंट एनर्जी को खुद ही क्लींस करके उसे पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर दूंगी। पर लगता है कि अब वो मौका मेरे पास नहीं है और इसलिए तुम ये मैसेज पढ़ रहे हो। इतने लंबे अरसे तक मैं लगातार तुमसे लड़ती रही एक ऐसी जंग जिसे मैं कभी भी जीत नहीं पाई और मैं मारी भी गई। मुझे बेशक कई बातों का अफसोस होगा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा अफसोस यही है, शायद ये उसी गुनाह की सजा है जो मैंने कई सालों पहले की थी। ये कहते हुए सीन शिफ्ट होकर प्लेनेट रानियन पर आ जाता है, जहाँ वांग लिंग उस जेट स्लिप के मैसेज को पढ़ रहा था। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वांग लिंग को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उससे मिस ल्यूमी की उदासी महसूस होती है। वो जानता रहा कि ये आखिरी मैसेज मेरी जानी दुश्मन ने नहीं बल्कि एक माँ ने लिखा है अपने बच्चे को बचाने के लिए। ल्यूमी के लिए उसके बेटे की तरह था, जिसे बदले की आग में उसने खुद ही यहाँ दलदल में धकेल दिया। पर बाद में उसे इस बात का पछतावा था और वो अपने बेटे को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने वांग लिंग से ये रिक्वेस्ट की। वांग लिंग भी उसकी बातों को समझता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लीर को बाहर की तरफ समन कर लेता है, जो कि वांग लिंग को देखते गुस्से से रिएक्ट करने लगा, जैसे कि वो वांग लिंग पर हमला करना चाहता है। और वो भला वांग लिंग पर हमला क्यों ना करे, मिस ल्यूमी वांग लिंग से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और उसने लीर को भी बिल्कुल ऐसे ही बना दिया था। दूसरी तरफ वांग लिंग भी यहाँ पर लीर को एक मॉन्स्टर की तरह नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह देख रहा था, जहाँ वो लीर को देखते हुए कहता है कि तुम मेरे ब्लड सोल से जन्मे हो, तुम्हारा मेरे साथ कनेक्शन है, तुम रिजेंटमेंट एनर्जी से बने हुए, उसी वजह से मेरे ओरिजिनल सोल को भी तुम्हारी वजह से नुकसान उठाना पड़ा और चूंकि तुम मेरा ही एक हिस्सा हो तो मुझे ये करना होगा। ये सब कहती वांग लिंग फौरन से यहाँ लीर को आजाद कर देता है, जहाँ लीर ने भी आजाद होती फौरन से वांग लिंग पर हमला कर दिया और वो वांग लिंग के हाथ पर जोर से चक्की काट लेता है, जिस वजह से वांग लिंग के हाथ से तो खून निकल रहा था, मगर वांग लिंग रिएक्ट नहीं करता, वो लीर को रोक भी नहीं रहा, बल्कि वांग लिंग एक गहरी सांस लेते हुए यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लीर की बॉडी से रिजेंटमेंट एनर्जी को प्यूरिफाई करना शुरू कर देता है, जहाँ साथ ही साथ वांग लिंग लीर के सर पर हाथ पे रहा था। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि लीर शांत होने लगा, क्योंकि उसकी बॉडी पर लगी हुई वो गुस्सैल रिजेंटमेंट एनर्जी खत्म हो चुकी थी, अब वो शांत हो चुका है, इसी वजह से उसका कलर भी ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो व्हाइट कलर का हो चुका, जिसे देखते हुए वांग लिंग कहता है कि तुम्हारा नाम है लीर, ली से शुरू होता है जिसका मतलब होता है गुस्सैल, पर ये अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारा नाम पिंग रखना चाहता हूँ जिसका मतलब होता है पीसफुल। आज और अभी से तुम्हारा नाम मैं बदलता हूँ, तुम्हारा नया नाम होगा वांग पिंग। तो सब कहते वांग लिंग मुस्कुराकर वांग पिंग की तरफ देख रहा था और वो उसे देखते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम एक शांत जिंदगी गुजार सको अपने नाम की तरह, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी तरह ना बनो, तुम्हारा जन्म गुस्से के साथ हुआ ताकि तुम कत्लेआम कर सको, पर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जिंदगी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मॉर्टल वर्ल्ड में एक नॉर्मल जिंदगी गुजारो। ये कहते वांग लिंग यहाँ वांग पिंग से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक नई जिंदगी मिले, मानो जैसे कि तुम्हारा एक दूसरा जन्म हुआ हो, और मैं चाहता हूँ कि इस बार की जिंदगी में तुम सर्दी गर्मी माउंटेन रिवर्स दरिया हर एक चीज को अच्छे से फील करो, इस दुनिया में सिर्फ बुराई को ना देखो बल्कि अच्छाई को भी महसूस करो। मैं तुम्हारी जिंदगी को पीसफुल चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जो कहते हैं वांग लिंग ने यहाँ वांग पिंग को मॉर्टल वर्ल्ड की तरफ भेज दिया था और शायद अगली बार हमें वांग पिंग किसी इंसानी रूप में दिखाई दे, और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।